दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम भी लगता है। मैं पहले तो ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस के बाद जब फ्री होता हूँ तभी ये काम रात को निपटा के आपके लिए हर दिन वीडियो पेश करता हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को सपोर्ट भी कीजिएगा और कमेंट नहीं आते तो प्लीज़ कमेंट में ABCD कुछ भी टाइप कर दीजिएगा और हाइप भी जरूर कर देना। और हाँ, वीडियो लाइक करना ना भूलना। अब स्टोरी करते हैं हम लोग कंटिन्यू। ये वही आदमी है जिसने पहली बार इन रूइंस को देखा था, इसलिए वो उन्हें रास्ता दिखाएगा और वो जल्द से जल्द वहां पहुंच सकते हैं। वो जल्द ही उसके साथ एडवेंचर पर जाने का प्लान करती है। सीन अब यहाँ से शिफ्ट होके ग्रे कासल की तरफ जाता है, जहां पर कासल दीवारों के बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं। ये लोग रेफ्यूज जैसे लगते हैं जो चर्च द्वारा फैलाई गई बीमारी के कारण मर रहे हैं। लेडी को उनको उनके लिए अफसोस होता है क्योंकि ये रेफ्यूजी पूर्वी इलाके से आए हैं जिन्हें बॉर्डर टाउन जाने का चांस नहीं मिल पाया, और चर्च ने उन्हें दवा देने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा बल्कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। छोटी मूंछों वाला सिपाही फैसला करता है कि जो लोग अभी चल सकते हैं उन्हें इकट्ठा किए जाए और लेडी इको से कहता है कि वो उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाए। वो तुरंत अपनी जादुई आवाज का यूज करती है और सबको कहती है कि वो पश्चिमी इलाके के लीडर रोलैंड बिम्डन के ऑर्डर पर उन्हें ठीक करने आई है। वो उस बेचारी भीड़ को यकीन दिलाती है कि उनका जहाज डेक पर है और जहां लोगों के लिए मुफ्त दवाएं और सबको ठीक कर दिया जाएगा। सिपाही हैरान होते हैं और कैसे उसकी आवाज़ हर किसी तक पहुंच रही है जबकि वो इतना ऊंचा बोल भी नहीं रही। ये बात सुनते ही लोग जोश में आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक बीमार औरत भी उठ के खड़ी हो जाती है जो बस जिंदा रहने के लिए बेचैन है। वो उनसे प्रॉमिस करती है कि अगर वो ठीक हो गई तो पश्चिमी भाग में जरूर जाएगी। और सिपाही ये बातें सुनकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ सबको कहता है कि वे अपने परिवार के साथ भी यहाँ पे जा सकते हैं, सबको साथ ला सकते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक टेबल पर ढेर सारी पानी के बैग्स रखते देते हैं जिसमें दवा भरी हुई होती है। सिपाही जल्दी से उस भीड़ को कहते हैं कि वे बोतल के अंदर की दवा पड़ी जो है वो पी ले और वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। बिना कुछ सोचे वे बीमार उन बैग्स को पकड़ते हैं और पानी पीने लगते हैं। और जैसे ही वे ऐसा करते हैं एक सिपाही प्रचार करता है कि जादूगरनियों के इस बीमारी को फैलाने वाली अफवाह बिल्कुल बकवास है जो चर्च ने लोगों को अपने सामने झुकने के लिए फैलाई है। वो कहता है कि ना सिर्फ रोलैंड ने उन्हें ठीक होने की दवा दी बल्कि उसने उन सब में से एक को भी नहीं लिया। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं और किसी को यकीन नहीं होता कि ये बात सच है। लेकिन तभी एक बीमार औरत कहती है कि मेडिसिन पीने के बाद उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और उसके शरीर पर काले निशान भी गायब हो गए हैं। ये सब देखकर उन बीमार लोगों की भीड़ खुशी से झूम उठती है और हवा में तालियों और खुशियों का शोर गूंजने लगता है क्योंकि आखिरकार किसी ने उन्हें मरने से बचा लिया है। सिपाही फिर बताता है कि रोलैंड बिम्डन पश्चिमी देश को डेवलप करने में व्यस्त है और उसे खेतों में काम करने के लिए, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। वो कहता है कि जो लोग वहाँ जाएंगे उन्हें खाना और रहने की जगह दी जाएगी। वो प्रॉमिस करता है कि हर व्यक्ति को उसके स्किल के हिसाब से काम मिलेगा और बताता है कि वो 3 दिन में बॉर्डर टाउन के लिए निकलेंगे, इसलिए जो पश्चिमी देश जाना चाहते हैं वे जहाज़ों की तरफ जाएं। भीड़ एक बार फिर जोश के साथ चीयर करती है और कहती है कि वे राजकुमार रोलैंड के लिए काम करने को तैयार हैं। सिपाही इस बात से खुश हैं कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है और जो बात उसे हैरान करती है वो ये है कि मार्गेट भी जहाज लाने के लिए उनकी हेल्प कर रही है। सच को तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि उसने हेल्प क्यों की और रोलैंड ने उस लालची व्यापारी को आखिर ऐसा क्या ऑफर किया कि वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए राजी हो गई। फिर वो दूसरे सिपाहियों से वहाँ बिखरे हुए वाइन के बैरल्स के बारे में पूछती है। थियो बताता है कि उनमें मिस लिली की बनाई हुई मेडिसिन पड़ी हुई है। ये मेडिसिन शहर में लाने का एक ही तरीका है क्योंकि दीवारें चारों तरफ से बंद हैं और रेफ्यूजी के हंगामे से बचने के लिए सख्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। वो अपना सीना तान कर बताता है कि वे कैपिटल के पीछे के रास्तों का यूज कर रहे हैं जो अभी भी व्यापारियों के लिए खुले हैं और ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहाँ के गार्ड्स के साथ उनके पुराने कनेक्शन है। तभी 2 सिपाही वहां पे आते हैं और कैप्टन ब्राइन जल्दी से पूछता है कि आखिर बात क्या है। सिपाही बताता है कि लाइटनिंग एक खबर लाई है जो स्काउट ड्यूटी पर था। उसने कहा कि एक व्यक्ति ने जहाज से जंप करके भागने की कोशिश की। वो शायद एक रैट है जो छुपा हुआ था। लगता है इस बेचारे रैट का आखिरी समय आ गया है। वे लोग उसे जल्दी ही पकड़ लेते हैं और अब कैप्टन आयरन एक्स उससे पूछताछ कर रहा है कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। तब तक वो आदमी जल्दी से कहता है कि वो उनका दुश्मन नहीं है। वो अपना नाम हीला बताता है और कहता है कि थियो उसे जानता है। ये वही आदमी है जिसे थियो पहले मिला था और
तब उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था जिसने गैम्बलिंग के चक्कर में सब कुछ बेच दिया था। ठीक उसी समय थियो वहां आता है और आयरन एक्स को बताता है कि एक रैट है जो अभी अभी इस काम पर लगा है। वो इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करता था और थियो को उम्मीद नहीं थी कि वो भीड़ में घुसकर बीमार होने का खतरा उठाएगा, इसलिए वो जानना चाहता है कि उसने अपनी जान खतरे में आखिर क्यों डाली। वो जल्दी से कहता है कि उसे पहले ही पता चल गया था कि यहाँ सब लोग टिमोथी के लिए नहीं बल्कि रोलैंड बिम्बडन के लिए काम कर रहे हैं। तभी थियो सोचता है कि शायद इस आदमी को खत्म कर देना चाहिए, बेहतर है क्योंकि वो काफी कुछ जानता है और उनके प्लान्स के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन फोक्स जल्दी से कहता है कि वो भी रोलैंड के साथ काम करना चाहता है। आयरन एक्स को उस पर यकीन नहीं होता। वो एक रैट पर भरोसा नहीं करना चाहता जो पहले ही टिमोथी के लिए काम कर चुका। लेकिन फोक्स जल्दी से अपनी बात रिपीट करता है और कहता है कि वो असल में टिमोथी का दुश्मन है। अचानक फोक्स की जेब से एक छोटी सी बोतल गिर जाती है और थियो ये सुनकर काफी हैरान होता है कि ये टिमोथी का दुश्मन है। थियो झुककर उस शीशी को देखने लगता है और फोक्स जल्दी से कहता है कि चर्च की होली मेडिसिन है जो उसने ब्लैक मार्केट से काफी ऊंची कीमत पर खरीदी। वो तुरंत रोलैंड की टीम में शामिल होने की इच्छा जताता है क्योंकि वो भी टिमोथी को खत्म करना चाहते हैं। तभी आयरन एक्स थियो से पूछता है कि वो इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचता है। थियो बताता है कि जब उसे सच और झूठ का पता नहीं चलता तो वो हमेशा सबसे सेफ ऑप्शन चुनता है और यहाँ सेफ ऑप्शन फोक्स को खत्म करना है। ठीक उसी समय नाइटिंग वहाँ आती है और थियो से कहती है कि वो उसे छोड़ दे, वो खुद पता लगा लेगी कि फोक्स झूठ बोल रहा है या नहीं, क्योंकि वो एक जीता जागता लाइट डिटेक्टर है। कुछ ही पलों बाद सब कुछ शुरू हो जाता है और बताता है कि वो कहता है कि वो गैम्बलिंग की वजह से गरीब नहीं हुआ और ना ही उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया। ये सब झूठी कहानियां थी। असल में वो पिजन हेड नाम के एक सर्कस ग्रुप का मेंबर था जो कैपिटल के अंदर के सिटी में परफॉर्म करता था। वो ग्रुप बड़ा नहीं था लेकिन सब लोग मिलजुल कर रहते थे और वहीं फोक्स उस लड़की से मिला जो बाद में उसकी बीवी बनी। शादी के बाद उन्होंने कैपिटल में एक घर खरीदने के लिए काफ़ी पैसा जमा किया, लेकिन जब टिमोथी ने जादूगरनियों का शिकार शुरू किया तब सब तबाह हो गया। उसके घटिया रूल्स के कारण सिपाहियों ने जादूगरनियों के शक में लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और फोक्स की बीवी को झूठा इल्ज़ाम लगाकर पकड़ लिया गया। बाद में फोक्स ने सोचा कि वो जेल में गार्ड्स को रिश्वत देकर अपनी बीवी को छुड़वा सकता है या कम से कम उससे मिल सकता है, लेकिन उन गंदे लालची गार्ड्स ने उसके पैसे भी ले लिए और उसकी बीवी से मिलने भी नहीं दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो बाद में उसे छोड़ देंगे, लेकिन जब उसे बुलाया गया तब उसकी बीवी एक टूटी फूटी लाश बन चुकी थी। तब से फोक्स ने अपनी बीवी के लिए बदले लेने की कसम खा ली, लेकिन उस गार्ड को जो उसकी मौत का जिम्मेदार था सिर्फ 10 कोड़े की सजा मिली और फोक्स को उसकी बीवी के बदले सिर्फ 3 गोल्ड रॉयल्स दिए। भाई बस 3 सिक्कों से। भाई गंदा ही सीन है यार, आजकल ऐसा चल भी रहा है भाई बहुत। भाई छोड़ो, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। भाई उस बंदे को, उस गार्ड को सिर्फ 10 कोड़े पड़े और भाई मुआवजे के तौर पे 3 गोल्ड रॉयल्स दे दी। भाई चलो पैसा एक साइड पे है पर भाई बस खैर छोड़ो। अगर ये जख्म पर नमक छिड़कना नहीं हुआ तो और क्या है। इसलिए फोक्स का जीवन का एक ही मिशन बन गया। वो टिमोथी से बदला लेना चाहता था, भाई उसकी पुंगी बजाना चाहता, उसको मारना चाहता था। उसने अपने सर्कस ग्रुप के दोस्तों से ही इस काम में साथ देने का कहा, मगर वे सब लड़ाकू नहीं थे और ना ही उन्होंने कभी युद्ध लड़ा था। इसलिए उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल का यूज़ करके विभिन्न अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन में जासूसी की। उन्होंने टिमोथी के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और उसके दुश्मनों तक पहुंचाई। इस दौरान उसका सामना थियो से भी हुआ और वो उस पर नज़र रख रहा था। शुरू में तो उसे लगा कि थियो टिमोथी के लिए काम करता था ताकि रेफ्यूजियों को शहर से निकाल सके, लेकिन मैंने आखिर में पता लगा ही लिया कि थियो असल में रोलैंड के लिए काम कर रहा था। इसलिए वो यहाँ कुर्सी से बंधा हुआ है और इस बात पर जोर देता है कि अगर वे बेबी टिमोथी को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी है। वो टिमोथी के बारे में सारी जानकारी बताने के लिए भी रेडी है। जब वो अपनी बात ख़त्म करता है, थियो नाइटिंग की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या ये सच कह रहा है। वो जल्दी से उसे तसल्ली देती है और फिर फोक्स सच बोल रहा है। ये बात उसे बताती है कि ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है और उसकी बातों में कोई झूठ नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उनके लिए असल में यूज़फुल होगा या नहीं। जब थियो अभी भी ये डिसाइड कर रहा होता है फोक्स को रखा जाए या नहीं,
वो हैरान होता है कि कैसे राजकुमार रोलैंड जादूगरनियों को जीने दे रहा है और इतने सारे रेफ्यूजी को बचा रहा है। वो सोचता है कि अगर टिमोथी भी इतना दिलवाला होता तो शायद उसकी बीवी अब तक जिंदा होती। नाइटिंगेल स्माइल करती है और ये देखकर कि फॉक्स को रोलैंड के काम करने का तरीका पसंद है, आखिर में वे डिसाइड करते हैं कि वे फॉक्स को जीने देंगे और उसे अपने साथ मिला लेते हैं और जल्दी से उसके हाथ खोल देते हैं। थियो से कहता भी है कि उनके साथ काम करेगा इसलिए उसे लॉयल रहना होगा और इस काम में हाथ बटाना होगा। थियो वापस उसी होटल में वापस आता है जहां उसका सामना फिर से ब्लैक हैमर से होता है। वो शक्तिशाली आदमी इस बात से खुश होता है कि थियो की दी हुई मेडिसिन काम कर गई और कहता है कि अगर ये ना होती तो ये दो बेवकूफ़ जो उसके साथ हैं वो अब तक मर चुके होते। एक छोटी लड़की थियो का शुक्रिया अदा करती है और उसने बीमारी का सही इलाज निकाला और पूछती है कि क्या वो चर्च के साथ काम कर रहा है। थियो अपनी पहचान छुपाता है और कहता है कि ये मेडिसिन गवर्नमेंट के ऊंचे लोगों से आई है। वो ये भी कहता है कि चर्च झूठी कहानियां सुना रहा है, ये बीमारी जादूगरनियों के कारण आई है। वही चर्च सबको यही कहानी सुना रहा है कि ये बीमारी जो है वो जादूगरनियों के कारण आई है, जबकि जादूगरनियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो यहाँ सबसे हेल्प चाहता है ताकि वे ग्रे कासल के गरीब लोगों को तक ये मेडिसिन पहुंचा सके। ब्लैक हैमर ये सुनकर उत्साहित हो जाता है और पूछता है कि क्या थियो का क्लाइंट सचमुच ये चाहता है कि सब मेडिसिन बेचें। थियो इस बात को कंफर्म करता है और कहता है कि उसके क्लाइंट्स को इस बात का काफ़ी गुस्सा है कि चर्च लोगों को धोखा दे रहा है और उन्हें मरने के लिए छोड़ रहा है। उसे डर है कि अगर चर्च अपना प्रोपेगेंडा फैलाता रहा और सभी आम आदमियों को आम लोगों को अपनी तरफ करता रहा तो वो पूरे राज्य पर कब्जा कर लेगा। इसी वजह से थियो का क्लाइंट शहर के सभी आम जनता को ठीक करना चाहता है। थियो एक पाउच निकाल कर फेंकता है जिसमें लिली की बनाई हुई मेडिसिन होती है और रेड्स को कहता है कि वे इसे 10 सिल्वर में बेच सकते हैं जिसमें से 40% प्रॉफिट उन्हें मिलेगा। ये सुनकर सब लोग जल्दी पैसा बनाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। थियो बताता है कि उसने लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों के लिए मेडिसिन बना रखी है, इसलिए अगर वे इसे बेच सकते हैं तो इससे वो काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि वे शायद मेडिसिन को और ज़्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करेंगे और सबको डराने के लिए थियो अपना खंजर टेबल में घुसा देता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उसका क्लाइंट उन लोगों को माफ़ नहीं करता जो गंदा खेल खेलते हैं, इसलिए उन्हें अपना फायदा उठाने के लिए दूसरों को धोखा देना नहीं चाहिए। वो ये भी कहता है कि वे सारी मेडिसिन को एक साथ ना बेचें ताकि कोई उन्हें इकट्ठा करके ज्यादा दामों पर ना बेच सके। अब ये उनकी जिम्मेदारी है और वो इस काम को कैसे करते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। फिर वो आखिर में एक बार पूछता है कि क्या वे इस काम के लिए रेडी हैं। हैमर एक पल के लिए चुप रहता है, फिर खंजर उठाता है और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो पूरी तरह रेडी है। ये जवाब सुनकर थियो उसे बताता है कि मेडिसिन 2 दिन बाद सूरज ढलने तक उनके पास पहुंच जाएगी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें अगले सीन में चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक प्रीस्ट के सामने लाइन में खड़े होते हैं। एक आदमी घुटनों के बल बैठता है और प्रीस्ट को बताता है कि उसका पूरा परिवार बीमारी का शिकार हो गया और उसे होली मेडिसिन की सख्त जरूरत है। वो बताता है कि उसने ब्लैक मार्केट से मेडिसिन खरीदने की कोशिश की थी लेकिन उसे धोखा मिला। अब उसके पास एक छोटा सा अंडा है जो वो ऑफर करता है। प्रीस्ट अंडा ले लेता है लेकिन पहले उसे गुस्से वाले नजरों से देखता है। वो उससे कहता है कि उस आदमी ने चर्च पर भरोसा नहीं किया, इसके बजाय उसे धोखा दिया और ब्लैक मार्केट से दवा खरीदने की कोशिश की जिसके कारण उसे सजा मिलेगी। फिर प्रीस्ट उसे खड़े होकर माफ़ी मांगने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि उसे अपनी बाकी ज़िंदगी चर्च के लिए समर्पित करनी होगी। आदमी जल्दी से सहमत हो जाता है और कहता है कि वो अभी से अपनी ज़िंदगी समर्पित करने को राज़ी है। अचानक एक और आदमी दौड़ता हुआ आता है और प्रीस्ट को बताता है कि शहर के सारे बीमार लोगों को स्मगलिंग करके कहीं और लेके जाया जा रहा है। ये न्यूज़ सुनकर प्रीस्ट चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद प्रीस्ट एक और आदमी से मिलता है जिसका नाम नीडल आई है। वो उससे पूछताछ कर रहा होता है। नीडल आई कहता है कि उसके पास और भी बड़ी खबर है। प्रीस्ट उस आदमी से प्रॉमिस करता है कि अगर उसकी इन्फॉर्मेशन सही निकली तो उसे इस काम के बदले होली मेडिसिन दी जाएगी। नीडल आई जल्दी से बताता है कि शहर के बाहर कमर्शियल रिवर पर खाली जहाज हैं जो खास तौर पर बीमार लोगों को ले जाने के लिए खड़े किए गए हैं और जो चीज़ इसमें से भी ज़्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि उनके पास इस शैतानी बीमारी को ठीक करने की मेडिसिन भी है।
वो कहता है कि सिपाहियों ने बीमार लोगों को एक अजीब सा पानी पिलाया जिससे उनके काले निशान जल्दी ही गायब हो गए। ये पश्चिमी देश के सिपाही लोगों को खाना और रहने की जगह भी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इन लोगों में जादूगरनियां भी हैं। अब जादूगरनियों का नाम सुन के पृष्ठ अंदर तक हिल जाता है और नीडल आई कंफर्म करता है कि उसने एक जादूगरनी को हवा में उड़ते हुए भी देखा था। एक और पृष्ठ ये सब सुनकर दांत पीसने लगता है, जबकि दूसरा पूछता है कि उनकी तरफ कितने लोग हैं और क्या नीडल आई को यकीन है कि ये व्यापारियों के हायर किए हुए मर्सरीज हैं। नीडल आई थोड़ा कहता है कि उन मर्सरीज ने कोई आर्मर नहीं पहना हुआ था, ना उनके पास घोड़े थे, उनके पास सिर्फ लकड़ी के भाले थे और शायद उनकी संख्या 100 से भी कम है। प्रिस्ट नीडल आई की तरफ एक होली मेडिसिन की बोतल फेंकता है और जब वो अपना रिवॉर्ड आता देखकर खुश होता है तो जल्दी से एक और बात बताता है कि सुनने में आया है कि ये सब बॉर्डर टाउन के रूलर ने ऑर्गेनाइज किया है जो अपने देश को डेवलप करना चाहता है। प्रिंस नीडल आई की इंफॉर्मेशन की तारीफ करता है, लेकिन बेचारा आदमी अपना गिफ्ट एंजॉय कर ही रहा होता है कि उसकी गर्दन में से पीछे से कोई खंजर घुसा देता है जिससे वो दर्द से तड़फने लगता है। और वार करने वाला एक अजीब सा इंसान है जिसने खुद को एक कपड़े से ढका हुआ है। नीडल आई के मरने के बाद जूनियर प्रीस्ट अपने सीनियर से पूछता है कि क्या वो सचमुच नीडल आई की बातों पर यकीन करता है। अब इस पर सीनियर प्रीस्ट कहता है कि उसे इसकी जांच करनी होगी, लेकिन उसे लगता है कि इसमें सच्चाई तो हो सकती है। वो शहर की दीवारों पे 2 स्काउट लगाने का प्लान बनाता है ताकि पता चल सके कि वहां आखिर हो क्या रहा है। प्रीस्ट अपने जूनियर को यह मिशन देता है और कहता है कि अगर डॉक पर सचमुच मर्सनरी और जादूगरनियां हैं तो उन्हें जल्दी से एक्ट करना होगा और शहर में रैट्स जो मेडिसिन बेच रहे हैं वो सारी बाय करनी होगी। उसे डर है कि अगर बॉर्डर टाउन के लोग अपनी मेडिसिन फैलाते रहे तो कोई भी चर्च के आगे नहीं झुकेगा। और रही बात जादूगरनियों की, तो प्रीस्ट डिसाइड करता है कि ये काम एक मिस्टीरियस फिगर को दिया जाए जिसे फेसलेस के नाम से जाना जाता है। पता चलता है कि फेसलेस कोई साधारण इंसान नहीं है। जब प्रीस्ट उसे अपनी असली शक्ल में वापस आने को कहता है तो वो बूढ़ा आदमी तुरंत एक बेहद सुंदर औरत में बदल जाता है जो एक जादूगरनी की तरह अपनी खूबसूरती और शान से चमकती है। ऐसा लगता है कि उसे प्रीस्ट से खास लगाव है और वो उसे यकीन दिलाती है कि वो अपना काम पूरा करेगी। अब वापस शहर की दीवारों पर राजकुमार का स्पेशल ग्रुप रेफ्यूजी को निकालने में सफल हो रहा है। नाइटिंग लेडी इको को बताती है कि अब तक ऑपरेशन सफल जा रहा है और स्मूथ जा रहा है। सूरज ढलने तक सब लोग जहाजों तक पहुंच ही जाएंगे। लेडी इको थोड़ी उदास सी लगती है जब नाइटिंग उससे पूछती है कि क्या बात है, तो वो कहती है कि वो बस हैरान है। वो बताती है कि जब उसे कैपिटल में बेचा गया था तो उसने बहुत दुख देखे थे। उसे लगता था कि ग्रे कासल के लोग खासतौर पर जालिम हैं क्योंकि वो सैंड डेजर्ट से आई थी, लेकिन अब उसे फील हो रहा है कि वे आयरन सैंड सिटी के लोगों से इतने अलग नहीं हैं। जवाब में नाइटिंग उसे याद दिलाती है कि अच्छे लोग भी होते हैं और रोलैंड बिब्डन को एक शानदार एग्जाम्पल के रूम पे पेश करती है। लेडी को फिर पूछती है कि क्या नाइटिंग सचमुच सोचती है कि राजकुमार चीज़ों को बदल सकता है। वो कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मैनलैंड से हैं, डेजर्ट से हैं या जादूगरनी हैं। वो बस चाहती है कि हर कोई आज़ादी और खुशी से जी सके। अब इस बात को सुन के नाइटिंग उसे देखकर स्माइल करती है और कहती है कि उसे उम्मीद है कि राजकुमार के अजीब इन्वेंशन और नए तरीके के वेपन्स इस दुनिया में बदलाव लाएंगे। लेडी को मजाक में कहती है कि नाइटिंग को राजकुमार पर कितना भरोसा है, लेकिन नाइटिंग बस स्माइल करती है। इको को भी राजकुमार पर विश्वास है और उम्मीद करती है कि वो दक्षिणी रीजन में सब कुछ ठीक कर देगा। अब इस दौरान आयरन एक्स दीवार पर खड़ा होता है। वो हर चीज़ पर नज़र रखा होता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि रैट्स उन पर वार करने की तैयारी कर रहे हैं। थियो बताता है कि ये तो होना ही था क्योंकि ये अंडरग्राउंड रैट्स काफ़ी नीच लोग होते हैं जो अपनी धोखेबाजी और घटिया कामों की वजह से ही फेमस हैं। उसे यकीन है कि ये लोग किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल के इशारे पर उन पर नज़र रखे हुए हैं। आयरन एक्स इस चिंता को झटक देता है और कहता है कि उसे कैंप में किसी भी रैंडम जासूस की परवाह नहीं है, बस वो चाहता है कि उनकी मेडिसिन की सेल्स बढ़ती रहे। थियो उसे तसल्ली देता है और वो अपनी टीम पर पूरी नज़र बनाए रखेगा जो मेडिसिन बेच रही है। ये बात उसके सामने बताता है। इसलिए जब से वे बॉर्डर टाउन के लिए निकल रहे होंगे तो वो उन्हें अलविदा कहने नहीं आ पाएगा। कैप्टन आयरन एक स्माइल करता है और कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब राजकुमार खुद कैपिटल पर कब्जा करने आएगा
तो वे मिल लेंगे। जब रात होती है तो चर्च वाली जादूगरनी अपना मिशन शुरू कर देती है। वो रोलैंड के साथियों पर नजर रखे होती है और अपना चांस देकर वो एक सिपाही पर खंजर के साथ झपटती है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो उसका गला काट देती है और उसे जमीन पर मरा हुआ छोड़ देती है। फिर वो अपने कपड़े उतारती है और सिपाही की यूनिफॉर्म पहन लेती है और फिर वो उसी रूप को धारण कर लेती है। जब लाइटनिंग अपनी स्काउटिंग से वापस कैंप में आती है तो बैंडी से पूछती है कि अभी सिचुएशन क्या है। लाइटनिंग बताती है कि आयरन एक्स पहले ही सिपाहियों के साथ रेड से निपटने निकल चुका है। तभी लेडी ई को लाइटनिंग को थोड़ा पानी देती है और लिली भी इस बात से नाराज होती है कि उसे कई दिनों से नहाने का मौका नहीं मिला। इस समय वो बस अपने घर जाना चाहती है और अपने बबल्स वाले शावर का मजा लेना चाहती है। लाइटनिंग पानी पीते हुए एकदम हड़बड़ा जाती है और लिली को छोड़ते हुए कहती है कि वो एक अमीर और अयाश भरे नोवेल जैसी बात कर रही है। वैसे उसने सुना था कि लिली को नोवेल से काफ़ी नफरत है। जब लड़कियां वो अपनी मजाकिया बातों में बिजी होती हैं, वो जादूगरनी जो सिपाही के रूम में छिपी हुई होती है वो वहां आ जाती है। वो सोच रही होती है कि ये बिना किसी परेशानी के अंदर घुस जाएगी, लेकिन नाइटिंग जिसे इतनी आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता, वो उसे रोकती है। वो जल्दी से उसे डिस्गाइज जादूगरनी के पीछे प्रकट होती है और बंदूक की नली उसके सर पर लगाती है और पूछती है कि वो असल में कौन है। जादूगरनी अपना ड्रामा जारी रखते हुए कहती है कि वो फोर्ड है जो बस पेट्रोल का इंचार्ज है, लेकिन नाइटिंग उसकी बात नहीं मानती और जल्दी से उसका पर्दाफाश करते हुए कहती है कि उसने कभी भी किसी आदमी से मैजिकल फील नहीं किया। नाइटिंग समझ जाती है कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, या तो वो एक जादूगरनी है जो छुपकर घुस के आई है, फिर एक बहुत रेयर मेल जादूगर है। दोनों की सूरतों में वो यकीन के साथ कहती है कि ये फोर्ड नहीं है जो ये कह रहा है। अपना प्लान चौपट होते देखकर वो जादूगरनी अटैक करने का फैसला करती है। वो नाइटिंग पर खंजर के साथ वार करती है, लेकिन नाइटिंग आसानी से उस अटैक को डोज कर लेती है। जादूगरनी फिर अपना ध्यान लिली की तरफ करती है और उसे खंजर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बैंडी लिली को बचाने के लिए उसके सामने कूद पड़ती है। वो औरत तुरंत अपना खंजर चलाती है, लेकिन नाइटिंग फौरन एक्शन लेती है और एक गोली चलाती है जो उस जादूगरनी के सीने में लगती है। जादूगरनी एक ही गोली से गिर जाती है और जैसे ही वो नीचे गिरती है वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। वो जमीन पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें लेती है। उसके दिमाग में प्रीस्टेस हैदर की यादें घूमने लगती हैं जिन्होंने उसे अपनाया था और उसका नाम आफरा रखा था। ये बातें उसकी आंखों में आंसू ले आती है। इस दौरान सब लोग बैंडी के पास दौड़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो ठीक है। बैंडी उन्हें तसल्ली देती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कहती है कि खंजर उसे छू भी नहीं सका क्योंकि उसने राजकुमार के बनाए हुए आर्मर पहने थे जिसने उसे बड़ी चोट से बचा लिया। अब दूसरी तरफ लिली अब भी डर से कांप रही होती है और रोने के कगार पर है। वो इस खतरनाक वार से काफी डर गई होती है। वो फिर बैंडी पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो सावधान रहा करे और बिना सोचे समझे ऐसे सामने ना आया करे। बैंडी उसे सर पर हाथ फेरकर तसल्ली देती है और कहती है कि वो बस भावनाओं में बह गई थी और अपनी बिंड मैजिक का यूज करने के बजाय खंजर के सामने कूद पड़ी थी ताकि लिली को बचा सके। जब वे दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, लाइटिंग सोचती है कि एक जादूगरनी ने उन पर ही अटैक क्यों किया। उसे ये समझ नहीं आता कि एक जादूगरनी अपनी ही साथियों को, यानी ये एक जादूगरनी पर अटैक क्यों करना चाहती है। नाइटिंग बीच में बोलती है कि और लाइटिंग को बताती है कि ये औरत उनके जैसे नहीं है। ग्रे कासल में उनकी आखिरी रात है क्योंकि कल वे बॉर्डर टाउन के लिए निकल जाएंगे, लेकिन शायद उनके लिए ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उसी समय रैट्स ने भी उन पर अटैक किया। रैट्स ने उन पर एक बड़ा सरप्राइज अटैक करने की कोशिश की। ये पहले से ही अनुमानित था और आखिर में आयरन एक्स ने उनका अच्छे से सामना किया और इस सब में उनकी जीत हो गई। इस युद्ध के कारण फर्स्ट आर्मी के एक सिपाही की मृत्यु हुई और 4 जख्मी हुए। मस्केट से लगातार फायरिंग होती रही और बिना लड़ाई किसी क्लोज कॉम्बैट के खत्म हो गई। रेड्स रात के अंधेरे में बिखर गए और क्योंकि राजा की सेना को अगली सुबह निकलना था इसलिए उनका पीछा करना जरूरी भी नहीं था। 4 जख्मी सिपाहियों को लिली ने हील किया और उनका खून निकलना बंद हो गया। उन्होंने उस सिपाही की लाश भी ढूंढ ली जो कि जादूगरनी के हाथों मारा गया था। वो सिपाही अपने घर से दूर मारा गया था, इसलिए उसे एक सम्मानजनक
दफना दिया गया और सबने उसके लिए सम्मान से गुड बाय किया। इस एक नुकसान के कारण फर्स्ट आर्मी का विदेशी जमीन पर पहला युद्ध पूरी तरह से सफल तो नहीं रहा, लेकिन नाकाम भी नहीं रहा था और भरे दिल के साथ सब लोग अपने सफर के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वापस समुद्र पर प्रिंसेस टिली आखिर में अपने शैडो आइलैंड के सफर पर निकल चुकी होती है। उसके साथ वो एक्सपर्ट एक्सप्लोरर भी है। ब्लोंड बालों वाला लड़का बताता है कि इस पानी में 1000 आइलैंड्स हैं, लेकिन किसी ने भी शैडो आइलैंड के बॉर्डर के इतने करीब जाने की हिम्मत नहीं की थी। जितना वे पूरब की तरफ जाएंगे उतना ही मौसम अजीब होता जाएगा, लेकिन आइलैंड्स वही रहेंगे, इसलिए उसे पता नहीं कि हालात कितने अजीब हो सकते हैं। प्रिंसेस टिली पूछती है कि क्या वो खुद भी वहां कभी नहीं गया। उसने तो सुना था कि वो एक फेमस एक्सप्लोरर है जो शैडो आइलैंड जा चुका है। अब बहुत कम ही लोग फर्नो आइलैंड के पार पूरब की तरफ गए हैं और ये आदमी उनमें से एक है। वो आदमी हंसकर कहता है कि ये सब बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानियां हैं जो उसने कई बार सुनी। वो अपना सिगार जलाते हुए बताता है कि हर साल कुछ बहादुर लोग पूरब की तरफ ट्रैवल तो करते हैं, पर उन खतरनाक आइलैंड पर कोई नई चीज डिस्कवर करना इतना भी आसान नहीं है। वहां पे काफी मुश्किलें सामने आती हैं। वहां पे तेज तूफान है और अचानक धुंध इस एडवेंचर को बहुत कठिन बना देती है। इस दौरान ऐश सोचती है कि ये फेमस एक्सप्लोरर 2 साल पहले गायब हो गया था। काफी लोगों ने तो यही सोचा था कि वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया है, लेकिन वो असल में स्लमर आइलैंड पे था। उसने समुद्री मैप्स बनाए और दूसरे रूइंस ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया। टिली ने उसके साथ रूइंस एक्सप्लोर करने का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि वो काफी नॉलेजेबल था। वो काफी देर से उनके साथ बात कर रहा है, लेकिन उसने एक बार भी अपने इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया जिसमें वो 2 साल पहले गायब हो गया था। और टिली ने इसके बारे में पूछा भी नहीं। हो सकता है कि उसे पहले से इस एक्सप्लोरर के अतीत के बारे में कुछ पता हो। इस दौरान टिली बताती है कि यहाँ के तूफान असल में काफी खतरनाक होते हैं। एक्सप्लोरर इस बात से सहमत होता है और कहता है कि जादूगरनियां वाकई में कमाल की होती हैं। वो बताता है कि अगर मोली नाम की जादूगरनी ना होती तो वे सब तूफान में तबाह हो चुके होते। अचानक मोली की फिशिंग रोड में कुछ अटक जाता है। वो चिल्लाती है और उसकी लाइन में एक बड़ी मछली फंस गई है। एक्सप्लोरर अब भी इस बात से हैरान है कि कल मोली ने एक बड़ी सी शील्ड समन करके उनके जहाज को बचाया था। वो कहता है कि इस कारण से उसके ग्रुप मेंबर्स ने जादूगरनियों से नफरत करना बंद कर दिया। तो एक तरफ से ये तूफान उनके लिए एक वरदान बन गया। वो बताता है कि उसे हमेशा लगता था कि जादूगरनियां दुनिया की सबसे अच्छी एक्सप्लोरर हो सकती हैं। टिली खुशी से कहती है कि एक जादूगरनी पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्लोरर के रूप में मानी जाती है। एक्सप्लोरर इस बात से सहमत करता है और ऐसा लगता है कि शायद वे लाइटिंग की बात कर रहे हैं। इतने में मोली एक और मछली पकड़ लेती है और ये वाली पहली वाली से भी काफी बड़ी लगती है। पास खड़ा आदमी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि पानी से क्या निकलने वाला है। जैसे ही मोली पीछे मुड़ती है, एक अजीब सी समुद्री मॉन्स्टर जिसका 1000 तीखे दांत होते हैं उस पर अटैक कर देता है और एक ही बारी में उसे निगलने की कोशिश करता है। लेकिन ऐश जल्दी से एक्शन लेती है और उस मॉन्स्टर पर झपकती है और अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। वो सबको पीछे हटने को कहती है। फिर वो अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ती है और बचे हुए मॉन्स्टर को बिजली की तेजी से काटकर एक ही बार में मार देती है। समुद्री मॉन्स्टर से निपटने के बाद ऐश मोली के पास जाती है और चेक करती है कि वो ठीक है या नहीं। मोली उसे तसल्ली देती है और वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐश फिर एक्सप्लोरर की तरफ मुड़ती है और इन समुद्री मॉन्स्टर्स के बारे में पूछती है। इस पे वो बताता है कि ये मॉन्स्टर लेजेंडरी सी डेविल्स हैं। ये अपने आप को साधारण मछली के रूप में छुपाते हैं ताकि मछुआरे उन्हें जहाज पर खींच लें। उसने सुना है कि अगर ये इंसानों को खा लेते हैं तो उन मॉन्स्टर के भी बावजूद निकल आते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये सब बस बकवास है। असल में इन्हें डीमंस के नाम से जाना जाता है। डीमंस का नाम सुनते ही टिली की आंखों में हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी एक क्रू मेंबर नोटिस करता है कि धुंध ने पूरे एरिया को घेर लिया है। वो आदमी जिसे थंडर के नाम से जाना जाता है, अरे यार ये थंडर अपनी लाइटनिंग का फादर हो सकता है। वो तुरंत चिल्लाते हुए सब लोगों को सेल्स नीचे करने के लिए कहता है क्योंकि वो फैंट मोटर्स में एंटर हो रहे होते हैं। वैसे देखा जाए तो लाइटिंग का बाप भी थंडर के नाम से जाना जाता है और वो भी एक एडवेंचर है। लगता है हमें आखिर में लाइटनिंग का बाप मिल ही गया।
इस दौरान थंडर बताता है कि जैसे ही वो फैंटम आइलैंड के करीब आएंगे वैसे ही इस तरह के खतरनाक डीमंस और भी ज़्यादा संख्या में दिखेंगे। धुंध, चट्टाने और दूसरे जीव इस जगह को एक भूतिया मूवी का सीन बना रहे हैं। इसी कारण से काफ़ी एक्सप्लोरर यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रूइंस का एंट्रेंस पॉइंट जो है वो ढूंढ पाते हैं। अब खुशमती से उन्हें अभी किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोली का जेली जैसा पेट उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखा रहा है। थंडर एक बार फिर हैरान होती है, और चाहे ये इलाका कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मोली का पेट हमेशा उन्हें आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे देता है। ऐश फिर पूछती है कि क्या ये सारे आइलैंड पानी के नीचे हैं, तो थंडर कंफर्म करता है कि हाँ, ये बिल्कुल स्लेवर आइलैंड की तरह है, लेकिन यहाँ समुद्र का लेवल काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। लगभग हर आधे महीने में वो ऊपर और नीचे होता जाता है, और उसकी स्पीड गजब की है। ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा सा गड्ढा हो जो आसपास का सारा पानी खींच लेता हो। थंडर कहता है कि पूरे टापू की वेब एक्टिविटी इस जगह से जुड़ी हुई है। अगर वे लकी हुए तो शायद वे मेन आइलैंड को पानी से उभरता हुआ देख सकें। प्रिंसेस टिली पूछती है कि वे पानी के पूरी तरह नीचे जाने का वेट क्यों नहीं करते, ताकि उन्हें आगे बढ़ते समय चट्टानों से टकराने की चिंता भी ना करना पड़े। थंडर जवाब देता है कि वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब पानी बाहर जाता है वे रेड रिवर को नहीं देख पाएंगे, जो रूइंस तक जाने का वन वे ही रास्ता है। वो पानी में एक अजीब से रेड कलर की तरफ इशारा करता है, और ये देखकर सभी लड़कियां क्यूरियस हो जाती हैं। उस पे थंडर बताता है कि ये कार्निवल स्केल फिश है जो सिर्फ फैंटम आइलैंड पे ही पाई जाती है, और जल्दी ही वे रेड रिवर को पूरी तरह इंजॉय कर पाएंगे। प्रिंसेस टिली की आंखों चमक उठती हैं, और जब वो बड़ा सा मछलियों का झुंड देखती हैं, उसे समझ में आता है कि रेड रिवर कोई असली रेड नदी नहीं है, बल्कि ये कार्निवल स्केल फिश का एक बड़ा सा झुंड है जो एक साथ तैरता है, जिसके नीचे एक लाल नदी सी दिखती है। टिली पूछती है कि क्या ऐसा, अच्छा आखिर ऐसा होता क्यों है। इसमें थंडर बताता है कि ये सब मेन आइलैंड की वजह से है। दिखने में ये आइलैंड एक पिरामिड जैसा लगता है, जिसके अंदर एक बड़ा सा खोखला हिस्सा है। मछलियां वहां अपने अंडे देती हैं, और जब पानी नीचे आ जाता है और आइलैंड दिखना शुरू होता है तो मछलियां इस बदलाव को देखकर पागल हो जाती हैं और तेजी से बाहर निकलती हैं। जब तक वे रेड रिवर के साथ चलते रहेंगे वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर रेड रिवर के साथ तैरते तैरते वे आखिर में उन्हें वो शानदार फैंटम आइलैंड नजर आ ही जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक क्रू मेंबर जल्दी से बोट को एक बड़े पत्थर से बांध देता है। जब सब लोग बोट से उतरते हैं तो प्रिंस टिली थंडर से पूछती है कि क्या उसने ये जहाज खड़ा करने के लिए ये पोस्ट्स बनाए हैं। थंडर बताता है कि जब उसने पहली बार ये जगह ढूंढी थी तब ये पोस्ट पहले से ही यहाँ थे, और शायद ये उन लोगों ने लगाए थे जिन्होंने ये रूइंस बनाए थे। ऐश फिर पूछती है कि वे डंजन्स कहाँ हैं। थंडर कहता है कि वे उनके बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि इसलिए उन्हें ऊपर जाना होगा। जब वे इस भयानक जगह से गुजरते हैं थंडर सबको चेतावनी देता है कि यहाँ लूटर्स को रोकने के लिए ट्रैप्स सेट किए गए हैं, लेकिन ये ट्रैप्स इतने लंबे समय से पानी के नीचे हैं तो मुझे लगता है कि शायद वे काम नहीं करेंगे। बस एक ही प्रॉब्लम है कि उन्हें एक लंबी चढ़ाई करनी है, इसलिए उन्हें अपना स्टैमिना बचा कर चलना होगा। प्रिंसेस टिली को ये अंधेरे से भरा रास्ता काफ़ी डरावना सा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐश को अंधेरा पसंद है, और खुशकिस्मती से ऐश हमेशा उसकी हेल्प के लिए उसके साथ होती है, और एक बार फिर उसे अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए रेडी है। एक अजीब से तंग रास्ते से गुजरने के बाद वे आखिर में एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। जब वे दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर उन्हें एक लाइब्रेरी दिखती है। जैसे ही टिली वहां जांच करना शुरू करती है ऐश जल्दी से उसे रोकती है और चेतावनी देती है कि ये जगह खतरनाक हो सकती है, लेकिन थंडर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो और उसकी टीम पहले इस जगह को एक्सप्लोर कर चुके हैं। वो बताता है कि यहाँ कुछ खास नहीं है, बस कुछ पत्थर के टेबल्स और चेयर्स, और उन्होंने पहले सारे मैजिकल स्टोन्स उठा लिए थे जो जमीन पर बिखरे हुए थे। यहाँ लगभग 30 के आसपास मैजिकल स्टोन थे। इसके अलावा दूसरे एक्सप्लोरर भी यहाँ आ चुके होंगे, इसलिए उसे यकीन है कि ये जगह पूरी तरह से साफ कर दी गई है। लेकिन लगता है टिली आज खाली हाथ वापस नहीं जाने वाली। वो दीवार पर कुछ छपा हुआ देख लेती है और उसे छेदने लगती है,
और तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। उस दीवार पे एक बड़ा मैजिक स्टोन छुपा हुआ होता है। ऐश जल्दी से उसे निकालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लिली उसे रोक लेती है। बल्कि वो खुद उस क्रिस्टल के पास जाती है और उसे रेड कलर की जादुई एनर्जी निकलने लगती है। जैसे ही एनर्जी रिएक्शन बढ़ता है, उस क्रिस्टल से रेड एनर्जी के झटके निकलने लगते हैं। तभी थंडर को समझ आता है कि टिली शायद किसी ऐसी चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है जो सिर्फ जादूगरनी ही समझ सकती हैं। बाकी क्रू मेंबर्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। इससे पहले की बातें और खराब हो, ऐश आगे दौड़ पड़ती है। वो टिली को एक छोटे बच्चे की तरह उठाती है और वहां से भागती है। इसी दौरान सीढ़ी अचानक ऊपर से जमीन पर गिरती है, जो बड़ी चेन से बंधी हुई होती है। अब इसे देखकर थंडर का दिमाग चकरा जाता है। वो अपनी आंखों के सामने सीढ़ी देखता है जो शायद किसी सीक्रेट रूम तक जाती है। अब सब लोग जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो प्रिंसेस टिली को दीवार में एक और स्टोन दिखता है जो एवर विंटर किंगडम में मिलने वाले आइस क्रिस्टल जैसे लगता है। थंडर भी ये देखकर हैरान होती है और कहता है कि इतना बड़ा स्टोन मार्केट में काफी महंगा बिक सकता है। टिली उसे तसल्ली देती है और उसे लूट का उसका हिस्सा जरूर मिलेगा ये बोलती है। इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा ही प्लान किया था। थोड़ी देर और घूमने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस नई जगह पर पहले से कोई रह रहा था। ये शायद किसी का ऑफिस हुआ करता था। यहाँ कुछ बुक्स भी हैं। टिली उन्हें देखकर खुश हो जाती है, शायद उसे गुप्त ज्ञान का खजाना मिल गया है। लेकिन उसे ये सब पढ़ने में मुश्किल होती है क्योंकि उसमें लिखी भाषा जो है वो अनजान है। इससे वो डिसाइड करती है कि वो सारा ज्ञान का खजाना अपने साथ ले जाएगी, जैसे उन्होंने प्लान किया था। थंडर फिर टेलीस्कोप को चेक करता है, लेकिन उसे सिर्फ काला अंधेरा दिखता है। उसे लगता है कि शायद ये खराब हो चुका है। प्रिंसेस टिली ऐश को बुलाती है ताकि वो एक भारी पीतल की प्लेट को हटा सके। जब ऐश उसे धक्के से हटाती है तो उसके नीचे एक और स्टोन मिलता है। टिली तुरंत उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और वो स्टोन रेड कलर की एनर्जी वेव्स के साथ चमकने लगता है। प्रिंसेस अपने दोस्त को बताती है कि ये स्टोन लगातार उसकी जादुई शक्ति खींच रहा है। ऐश जल्दी से उससे अपना हाथ पीछे हटाने को कहती है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि अब देर हो चुकी है और उसे इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अचानक वो सब लोग डर जाते हैं क्योंकि जमीन जोर से हिलने लगती है और थंडर को तेज खांसी होने शुरू हो जाती है। थंडर की नज़र फिर से टेलीस्कोप पे पड़ती है। वहां देखने की क्यूरियोसिटी में वो टेलीस्कोप में देखता है तो उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है जो शायद नर्क से जुड़ा हुआ लगता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें बॉर्डर टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ पे राजकुमार एक लेटर को देख रहा होता है और वो लेटर उसके बहन ने उसे भेजा होता है और ये लेटर उसकी छोटी कबूतरी ने डिलीवर किया था। लेटर में प्रिंसेस टिली लिखती है कि क्योंकि उसका भाई भी जादूगरनियों की हेल्प कर रहा है तो ये बात तो साफ है कि चर्च अब उन दोनों का दुश्मन बन चुका है। वो बताती है कि वो खुद भी एक जादूगरनी है, जो शायद राजकुमार के लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि यही कारण है कि बाकी जादूगरनियां उस पर ट्रस्ट करती हैं। उसे इस बात की खुशी है कि राजकुमार रोलैंड ने जादूगरनियों का ट्रस्ट दिल से जीता है और ये भी कि वो उन्हें एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है, ना कि उन नॉवेल्स की तरह जो जादूगरनियों को घटिया कामों के लिए यूज़ किया करते हैं। वो उसके बनाए हुए इन्वेंशन के बारे में भी काफ़ी एक्साइटेड है और तो और वो इस बात से भी एग्री करती है कि उन्हें मिलकर अच्छे संबंध बनाने चाहिए और चर्च के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। अपने इस दोस्ती के संबंध की अच्छी शुरुआत के लिए उसने अपने लेटर में सपोर्टेड जादूगरनियों की एक लिस्ट भेजी है। वो राजकुमार से कहती है कि वो उनमें से वो जादूगरनियां चूज कर ले जिनकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मैगी को लिस्ट बनाकर भेज दे। उसे चेतावनी भी देती है कि वो 5 से ज़्यादा जादूगरनियां नहीं भेजेगी और उसे उनके लिए एक अच्छा और सुरक्षित ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाना होगा। उसे पता है कि चर्च लालची है और आखिर में इन बड़े 4 राज्यों पर कब्जा करना चाहेगा, इसलिए उसे उम्मीद है कि जब सही समय आएगा तो रोलैंड चर्च के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी होगा। वो भी चर्च के खिलाफ उसका पूरा साथ देगी और एक ऐसी दुनिया बनाने में हेल्प करेगी जहां जादूगरनियों के साथ भेदभाव ना हो। इस प्यारी सी बात के साथ लेटर खत्म हो जाता है। राजकुमार मैगी का लेटर डिलीवर करने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसे बताता है कि लाइटनिंग पहले से ही बाकी सबके साथ ग्रे कासल चली गई है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी।
तब तक वो चाहे तो नाना या लीफ के साथ खेल सकती है या फिर नहाने और आराम करने जा सकती है। जैसे ही वो अपने काम पर वापस जाता है, बाहर के शोर से वो चौंक जाता है, वो डर जाता है और सोचता है कि कहीं उस पे किसी ने अटैक तो नहीं कर दिया। लेकिन जब वो बाहर देखता है तो उसे केमिस्ट्री लैब में आग लगी हुई दिखाई देती है। राजकुमार जल्दी से लैब की तरफ दौड़ता है और जब वो वहां पहुंचता है तो लैब असिस्टेंट उसे भीख मांगते हुए कहता है कि वो उनके टीचर को बचा ले, क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में है और शायद जिंदा नहीं बचेगा। रोलैंड सबको शांत करता है और कहता है कि उसने पहले ही किसी की हेल्प लेने के लिए भेजा है और वो कुछ ही मिनट में यहाँ होंगे। तब तक वो टीचर को चेक करना चाहता है। उस बूढ़े एल्केमिस्ट का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है। कार्टर और राजकुमार दोनों ही ये देखकर शौक लगता है कि जब उन्हें पता चलता है कि उसकी चोटें एक्सप्लोजन से निकलने वाली एसिड की वजह से हैं। डॉक्टर कहता है कि उन्होंने पहले ही फर्स्ट एड कर दिया है और खून बंद कर दिया है, लेकिन उसे डर है कि शायद ये चोटें इतनी गहरी है कि उसका जिंदा बचना काफी मुश्किल होने वाला है। अब बिना टाइम वेस्ट किए राजकुमार अपने गार्ड को तुरंत नाना को बुलाने का ऑर्डर देता है और वो तुरंत ऑर्डर को फॉलो करता है। राजकुमार कार्टर के साथ सीन चेक करने को कहता है और गार्ड फिर से याद दिलाता है कि नाना को जल्दी लेकर आए। ये कहने के बाद वो लैब के अंदर जाते हैं जहां पे सब कुछ तबाह हुआ होता है। राजकुमार कार्टर को कहता है कि बिना ग्लव्स के कुछ भी ना छुए। राजकुमार को पास में एक बोतल दिखती है और उसे ये देखकर अजीब लगता है कि वो बोतल वहां है। वो उसे उठाता है और देखता है कि ये गांव के मार्केट से खरीदी गई सिपरेट की बोतल जैसी लग रही है, जिसमें आधे से भी कम अल्कोहल बचा है। वो सोचता है कि शायद ये पागल एल्केमिस्ट असल में शराब पीने के आदी है, बिल्कुल एक नशेड़ी की तरह। तभी एक सिपाही आता है और बताता है कि नाना आ चुकी है। बिना टाइम वेस्ट किए राजकुमार नाना को एल्केमिस्ट की इंजरीज को ठीक करने का ऑर्डर देता है। नाना कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ऐसी छोटी मोटी चोटें उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करती है और थोड़ी ही देर में उस आदमी का चेहरा ठीक होना शुरू हो जाता है। उसकी उंगलियां इस धमाके की वजह से पूरी तरह से कट गई थी और अब वो वापस जुड़ने लगती हैं। राजू को ये देखकर हैरानी होती है कि नाना उस एल्केमिस्ट की कटी हुई उंगलियों को भी ठीक कर रही है, जो पहले वो नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि सिपाही भी थोड़ा हैरान है क्योंकि उसे सिर्फ 2 ही कटी हुई उंगलियां मिली थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। राजकुमार नाना से पूछता है कि उसकी जादुई शक्तियां कब इवोल्व हुई थी। इसके जवाब में नाना बोलती है कि उसे ये बदलाव 1 हफ्ते पहले पता चला था। उस समय वो मुर्गियों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी और उसे पता चला कि उसे कटे हुए पार्ट्स को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने मैजिक पर ज्यादा फोकस करे तो कटे हुए बॉडी पार्ट्स अपने आप धीरे धीरे उगने लगते हैं। वो खुशी के साथ कहती है कि ये सब उसने राजकुमार की क्लास में सीखा था, जिसमें राजकुमार ने बताया था कि इंसानी शरीर सेल से बना है और इंजरीज या कटे हुए बॉडी पार्ट्स बस खोए हुए सेल्स होते हैं। और क्योंकि मैजिक पावर इन खोए हुए सेल्स को ठीक कर सकता है तो उसे यकीन था कि ये कटे हुए बॉडी पार्ट्स के लिए भी काम करेगा। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन एक उंगली वापस उगाना संभव है, जबकि पूरा हाथ या बाजू वापस उगाना काफी मुश्किल है। जब एल्केमिस्ट पूरी तरह ठीक हो जाता है वो अपनी आंखें खोलता है और एकदम से उठ बैठता है। वो जल्दी से बताता है कि उसने वो चीज बना ली है जो राजकुमार ने उसे बनाने को कहा था।